हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज हमने सोचा कि एक नए टॉपिक को चुनते हैं और पावर सेक्टर के ऊपर कुछ बात करते हैं। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसी, चाहे वो ईवी को लेके हो या सेमीकंडक्टर डिवाइस को लेके हो या एपीआई को लेके हो, मतलब गवर्नमेंट का इंटेंट बिल्कुल ही क्लियर है कि हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। अब इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके की सपोर्ट चाहिए इंडस्ट्री को, वो देने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट रेडी है। और अगर हम पावर की बात करें, तो पावर का कंज़म्पशन भी काफ़ी लगातार एक अच्छे रेट से ग्रोथ कर रहा है। तकरीबन 10% से ज़्यादा का ग्रोथ रेट है, पावर के कंज़म्पशन के अंदर। और ये कंज़म्पशन हो क्यों रहा है? देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि उनको अपने इम्पोर्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, जो क्रूड का इम्पोर्ट करते हैं, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एलोकेशन होता है। तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि हम इस एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक रिड्यूस करें और अगर इस एक्सपेंडिचर को काफ़ी हद तक रिड्यूस करना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि एक सब्स्टिट्यूट सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार करना होगा। और एक सब्स्टिट्यूट सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार हो चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि हम सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी जो डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं, तो उसका यूज़ हम अपने एनर्जी के कंज़म्पशन को, नीड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि पूरा वर्ल्ड अब ये चाहती है कि जो कार्बन न्यूट्रलाइज़ेशन है ना, वो कंप्लीटली हो जाए। तो जो इंडिया का जो पूरा टारगेट था वो 2070 का था, लेकिन इन्होंने शायद थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया 2050 कर दिया कि 2050 तक ये लोग कार्बन न्यूट्रलाइज़ कंट्री बन जाएँगे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि रिन्यूएबल के ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर करने होंगे। तो अभी जो मेरा मानना है ना कि आगे आने वाले टाइम में ये जो पूरा पावर सेक्टर है, स्पेशली जो रिन्यूएबल का स्पेस है ना, वो एक बहुत ही बड़ा अपॉर्च्युनिटी के तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको जाके वहाँ पे कंपनी के अंदर डीप डाइव करना होगा, समझना होगा कौन-सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है, हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते या कब ले सकते हैं, वो आपका अपना डिसीज़न होगा। लेकिन ये जो एक पूरा सेक्टर है, वो बड़ा ही अट्रैक्टिव सेक्टर है। अब देखिए, अगर हम रिन्यूएबल पावर की बात करें ना, तो इसके अंदर जो पूरा आपका जो टारगेट था 2070 उसको 2050 कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? हमारे को इतना रिन्यूएबल एनर्जी क्यों चाहिए? तो जो भारत है वो कंप्लीटली देखिए जो चाइना प्लस वन का एक आप सुन रहे होंगे कि ये जो चल रहा है कि चाइना प्लस वन मतलब सारी कंट्री ये चाहती है कि जो एक सप्लाई चेन है वो कभी आने वाले टाइम में किसी तरीके से वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो एक दूसरा कंट्री भी डेवलप कर देना चाहती है कि किसी भी ऐसे सिचुएशन में कि जब वो चाइना सप्लाई नहीं कर पाए किसी दिक्कत की वजह से हो या किसी जियोपॉलिटिकल रीज़न के वजह से हो, तो कोई दूसरा कंट्री इतना कैपेबल हो कि जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड की किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो किसी मतलब इंडिया सप्लाई कर सके। तो उसके लिए इंडिया एक बहुत ही फ़ेवरेबल प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैन पावर भी है, यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पे आपके पास इंटेलेक्चुअल भी हैं, जो किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल इनफ़ है, इनफ़ सफिशिएंट है। तो एक बहुत ही एक अट्रैक्टिव हब है इंडिया। तो देखिए, अभी इसके अंदर अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, तो जो आरबीआई का एक रिपोर्ट कहता है कि 2030 तक इसके अंदर 100 लाख करोड़ फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इसका ग्रोथ अगर हम अभी एनुअलाइज़ ग्रोथ देखें तो अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 25% के रेट से है। तो जो भी कंपनी इस रिन्यूएबल स्पेस के अंदर फाइनेंसिंग के बिज़नेस के अंदर है, चाहे वो इरेडा हो गया, पीएफसी हो गया, आरईसी हो गया, जेंसॉल हो गया। जेंसॉल को हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो जेंसॉल है, वो एक होल्डिंग कंपनी है। ब्लू स्मार्ट जो जिसकी कारें चलती है ना उबर, ओला की तरह एक है जो केवल ईवी में ऑपरेट करती है। तो जेंसॉल उसका होल्डिंग कंपनी है और जो ब्लू स्मार्ट है वो सब्सिडियरी कंपनी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, वारी ग्रुप को देख सकते हैं, केपीआई ग्रुप को देख सकते हैं।
और ये केवल अभी जो इनफ हो चुका है ना, केवल ये इनफ नहीं है। आने वाला 10 साल इनके लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है। अब ग्रीन एनर्जी के स्पेस में एक बहुत ही अच्छा कुछ ना डाटा है, जो मैं अब कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर दिखाऊँगा और उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हम एक थोड़ा वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहते थे, इसलिए मैंने ये छोटा-सा वीडियो बना दिया। अब देखिए, इसके अंदर जो एक तो हो गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है। दूसरा, अगर आपको ईवी के ऊपर शिफ्ट होना है ना, तो भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को पूरा तैयार कर देना होगा। दूसरा जो हाउसहोल्ड का यूसेज है, क्योंकि जो एस्पिरेशन है इंडिया का ना, वो काफ़ी अ, मतलब बेहतर हो रहा है धीरे-धीरे। दूसरा, लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ रहा है। तो हर कोई आज, अगर आप किसी एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ना कल कुछ और भी लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल्स आइटम, जो आपके यहाँ मतलब बिजली से चल रहा होगा। तो उसके लिए जो हाउसहोल्ड कंज़म्पशन है वो भी काफ़ी तेज़ बढ़ गया है। हाँ, और जो एआई का डाटा सेंटर जो हर जगह बन रहा है, उसके अंदर भी बिजली का बहुत ज़्यादा कंज़म्पशन है। जो ये स्मार्ट सिटी बन रही है, उसके अंदर भी बिजली का काफ़ी अच्छा कंज़म्पशन है। तो इस सारे कंज़म्पशन को देखते हुए, और अगर आपको फ़ॉरेन के डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, तो आपको ये ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना ही होगा, और वही काम अभी भारत कर रही है। अब इसमें आप देखिए कि जो इंडिया है ना, ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट, आप पावर कंज्यूमर कंट्री समझ सकते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर कंट्री है। तो सोचिए कि अगर ये क्रूड ऑयल या फिर जो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको अगर शिफ्ट कर देते हैं रिन्यूएबल के तरफ, तो इनका जो एक्सपेंडिचर जो क्रूड को इंपोर्ट करने में होता है, वो कितना हद तक कम होगा। और चूंकि इंडिया एक थर्ड लार्जेस्ट पावर कंज्यूमर कंट्री है, और ये अगर साइमल्टेनियस किसी ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर देती है, तो इनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड को सर्व करने के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में हो या फिर सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर हो। ठीक है। तो बहरहाल अभी हम अपने केवल इंडियन कंजम्पशन के ऊपर ही रुकते हैं। तो ये जो पूरा सेक्टर है ना, वो तकरीबन मान के चलिए 100 लाख करोड़ का है, और ये 2030 तक इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो मेजरली जो फाइनेंस करने वाली कंपनियाँ हैं ना, उनको बहुत हद तक इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो लोन की बोरोइंग होगी, वो भी उन्हें काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक रेडी है कि भाई आप कार्बन न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो भी करना हो कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके अंदर जो एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी है, अगर सपोज़ कीजिए कि इरेडा ने किसी को लोन दिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, प्लांट लगाने के लिए, तो जिनको ये लोन देगी ना, उन्हें भी ये काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी। तो लोन के रिकवरी होने की भी प्रोबेबिलिटी हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एनपीए है ना, वो बहुत कम होगा। तो ये जो पूरा फाइनेंसिंग का स्पेस है ना, वहाँ आप अपॉर्च्युनिटी तलाश सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो इरेडा हो, पीएफसी हो, आरईसी हो, या जो भी पावर जनरेशन के अंदर कंपनी है, जैसे टाटा पावर हो गया, वारी जो पूरा ग्रुप है वो हो गया, केपीआई ग्रुप हो गया, ठीक है, ओरिएंट ग्रीन पावर हो गया, आइनॉक्स हो गया। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पहले आपको उनके रिपोर्ट्स को पढ़ना होगा, उनके फाइनेंशियल को समझना होगा, फिर डिसीजन लेना होगा। लेकिन ये स्पेस अगले 10 साल के लिए बड़े आराम से एक अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर रेलवे के ऊपर ₹1 का खर्चा होना है, तो पावर के ऊपर ₹10 का खर्चा होगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि रेलवे के अंदर एक बहुत अच्छा कैपेक्स थीम है, तो उसका 10 टाइम्स कैपेक्स थीम और रेवेन्यू जनरेशन थीम आपके रिन्यूएबल पावर के अंदर है। तो चलिए, इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो धन्यवाद। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट। धन्यवाद।